जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 231 से लेके 240 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, द गिवन फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन void ratio and shear strain for a sand under two density condition. The void ratio corresponding to option A optimum void ratio, option B critical void ratio, option C residual void ratio and option D undisturbed void ratio। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है void ratio वर्सेस shear strain। मतलब void ratio हमारा y एक्सिस में दिया गया है और x एक्सिस में हमारा shear strain दिया गया है और बताया गया है कि जब हम लोग ग्राफ बनाए हैं तो जो सेंटर लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लूजेस्ट स्टेट होता है तो लूजेस्ट स्टेट में हमारा वॉइड रेशियो इनिशियल में ज़्यादा होता है और डेंस में हमारा क्या होता है, इनिशियल में वॉइड रेशियो कम होता है। लेकिन जैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ता है तो हम बोल सकते हैं डेंस में हमारा वॉइड रेशियो ज़्यादा हो जाता है और हमारा लूज में वॉइड रेशियो कम हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया आपको सेंटर लाइन को क्या बोलेंगे, तो इस सेंटर लाइन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉइड रेशियो। इस सेंटर लाइन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉइड रेशियो। यहाँ पे हमारा सेम वैल्यू रहता है। मतलब सेम वैल्यू मतलब क्या, जो डेंस एंड रहेगा और लूज एंड का दोनों की वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉइड रेशियो। अब देखिए कभी कभी आपको पूछा जाता है, ग्राफ दिया रहेगा और एक ग्राफ दिया रहेगा और आपको बोलेगा ऊपर वाला लाइन क्या है, तो ऊपर वाला लाइन आप बताएंगे लूज सैंड के लिए है। फिर हमारा नीचे वाला लाइन कौन सा है, तो वो डेंस सैंड के लिए है। तो इस ऑप्शन में आपको पूछा है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी लूज सैंड और डेंस सैंड दोनों की हमारी वॉइड रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉइड रेशियो। तो ऑप्शन ए दिया हुआ ऑप्टिमम वॉइड रेशियो, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्रिटिकल वॉइड रेशियो, बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, आपको कभी कभी दिया रहेगा ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, सेंटर लाइन है, ये वाला बोलेगा ग्राफ क्या है, फिर बोलेगा ये वाला ग्राफ क्या है। तो ये वाला ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है, लूज सैंड है। लूज सैंड की हमारी इनिशियल वॉइड रेशियो ज़्यादा होती है लेकिन स्ट्रेन के साथ हमारी वॉइड रेशियो कम होती है। इसी तरह डेंस सैंड में हमारा इनिशियल वॉइड रेशियो क्या होता है, हमारा इनिशियल वॉइड रेशियो हमारा कम होता है लेकिन स्ट्रेन के साथ हमारी इनिशियल वॉइड रेशियो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बीच वाले लाइन को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वॉइड रेशियो। Question number 232. A vein shear test on a soil sample gives a moment of total resistance M. The shear stress at failure S being more or uniform at top and bottom surface of the cylinder of the soil is given by H दिया हुआ है height of the vein, D दिया हुआ है diameter of vein। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वेन shear टेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो वेन shear टेस्ट को हमको पता है कि वेन shear टेस्ट हमारा, इससे हम लोग shear स्ट्रेंथ निकालते हैं और शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये हमारा क्विक टेस्ट होता है, मतलब तुरंत परफॉर्म हो जाता है। ये हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं और फील्ड में भी कर सकते हैं। वेन शेयर टेस्ट कौन से सॉइल के लिए सूटेबल होता है, तो ये क्ले के लिए होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि वेन शेयर टेस्ट में हम लोग कौन से सॉइल के लिए एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में हमारा दो कंडीशन है। दो कंडीशन इसमें क्या है, पहला कंडीशन है आपको बोला जाएगा कि बोथ वेन्स टेक्स पार्ट इन शेयरिंग, मतलब दोनों वेन में शेयरिंग लग रहा है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, और एक वेन में अगर शेयरिंग लग रहा होता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। जब आपको बोलेगा दो वेन हमारा टेक्स पार्ट इन शेयरिंग, यहाँ पे जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म एंड टॉप एंड बॉटम, मतलब दोनों साइड से लग रहा है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू टी बाय पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाय 6। अब यहाँ पे टी के जगह में क्या दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू वो एम दिया हुआ है, तो हम लोग और इसको लिख सकते हैं एम बाय पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6 लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एम दिया हुआ है, यहाँ पे पाई डी स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें से हम लोग 1/2 कॉमन ले लेंगे। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई 3 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m बाय पाई डी स्क्वायर एच प्लस डी बाई 3, यही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। 2m कहाँ पे है, तो ए में है, बी में है, सी में है, डी में, सब में है। नीचे हमारा पाई डी स्क्वायर है और ब्रैकेट में एच प्लस डी बाई 3 है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दिया है 2m बाय पाई डी स्क्वायर एच, ये बिल्कुल गलत है।
फिर दूसरा दिया है 2m डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एच प्लस डी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है 2m डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है h प्लस डी बाई 3, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको बोला होता सिर्फ एक वेन, मतलब ओनली वन वेन टेक्स पार्ट इन सीयरिंग, मतलब एक ही वेन सीयरिंग में लग रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, t बाय पाई डी स्क्वायर h बाई 2 प्लस d बाई 12। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा एक वेन रहेगा तो हमारा 12 वाला होगा, अगर दोनों वेन होगा तो हमारा यहाँ पे 6 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 233, the following refers to the stability analysis of earthen dam under different condition। वन दिया हुआ है stability of downward slope during steady seepage, फिर दूसरा दिया हुआ है stability of upstream slope during sudden drawdown, फिर तीसरा दिया हुआ है stability of upstream side and downstream slope during construction। Out of these statement which of the statement are correct? ऑप्शन दिया हुआ 1 and 2 are correct, ऑप्शन सी बी दिया हुआ 1 and 3 are correct, ऑप्शन सी दिया हुआ 2 and 3 are correct एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 2 3 आर करेक्ट। अब हमको पता है कि जब भी हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं चेक अर्थन डैम के लिए, तो हम लोग 3 स्टेप में करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अर्थन डैम इज टेस्टेड अंडर 3 कंडीशन, मतलब 3 कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले तो ये कंडीशन, तो सबसे पहले जब हम लोग डाउनवर्ड स्लोप का हम लोग स्लो स्टेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मतलब हमारी स्टीडी सीपेज होनी चाहिए। जब हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रीम का स्लोप निकालते हैं, स्टेबिलिटी निकालते हैं, तो ड्यूरिंग कौन सा रहना चाहिए, ड्यूरिंग हमारा स्टीडी सीपेज होना चाहिए, तभी हम लोग डाउन स्ट्रीम स्लोप का स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो स्टीडी सीपेज में हमको डाउनवर्ड स्लोप का निकालते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है कि अप स्ट्रीम स्लोप हम लोग निकालते हैं ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन, मतलब सडन ड्रॉडाउन में हम लोग अप स्ट्रीम साइड का स्लोप स्टेबिलिटी निकालते हैं, सडन ड्रॉडाउन। और तीसरा हमारा क्या होता है, हम लोग जो भी स्टेबिलिटी अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम स्लोप का हम लोग कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है उसके तुरंत हम लोग भी निकाल सकते हैं। मतलब ये 3 कंडीशन से करते हैं। आपको याद रखना है डाउन स्ट्रीम में हमारा क्या होगा, स्टीडी स्टीपेज हो जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा हमारा सडन ड्राउन हो जाएगा। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करके ख़त्म भी कर दिए तुरंत करना पड़ेगा हमारा चेक, या तो उससे पहले भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तीनों रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम स्लोप किसके लिए, स्टीडी सीपेज, ये बिल्कुल सही है। फिर अप स्ट्रीम स्लोप मतलब सडन ड्रॉडाउन, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जब इमीडिएट सेटलमेंट होगा, मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद तुरंत, ऐसा नहीं कि हम 10 साल बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तुरंत भी हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए दिया 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1 and 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 2 and 3 आर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी 1 2 3 आर करेक्ट। मैंने देखा अभी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी डाउन स्ट्रीम रहेगा तो आपको लिखना है DSS, मतलब आपको क्या है, आप लोग जब भी बीटेक में पढ़ते होंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए हमारा स्टीडी सीपेज होता है और अप स्ट्रीम के लिए हमारा क्या आता है USD, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं USD। अप स्ट्रीम के लिए हमारा सडन ड्रॉ डाउन होगा। और तीसरा मैंने आपको बताई कि कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होता तब भी हम लोग चेक कर सकते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस, और बाद में भी कर सकते हैं लेकिन तुरंत करना पड़ेगा। फिर 234, इफ द सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल इन सैंड इज डिनोटेड बाय द सैंड दैट ग्रुप ऑफ n identical pile each pile carrying the same load, that is SG, then ratio of SG by S will be ऑप्शन ए B = 1 irrespective to width of the group। फिर दूसरा दिया है B = N irrespective of width of the group। फिर दिया हुआ decreases at the width of group increases। फिर चौथा दिया हुआ increases at the width of the group increases। अब देखिए जो हमारा रेशियो है ग्रुप पाइल्स का और सिंगल पाइल्स के रेशियो को, इन दोनों रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट रेशियो। याद रखिएगा जो ग्रुप में रहेगा और डिवाइडेड बाय हमारा इंडिविजुअल पाइल रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट रेशियो बोलते हैं। और सेटलमेंट रेशियो हमारा किस पे डिपेंड रहता है, तो सेटलमेंट रेशियो हमारा डिपेंड रहता है B/D रेशियो पे, मतलब क्या, विड्थ बाय डायमीटर रेशियो पे डिपेंड रहता है। मतलब सेटलमेंट बढ़ेगा तो विड्थ भी बढ़ेगी,
सेटलमेंट बढ़ेगा तो विड्थ डायमीटर क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा सेटलमेंट किसके साथ बढ़ रहा है, तो विड्थ के साथ बढ़ रहा है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया बी इक्वल टू 1 इरेस्पेक्टिव टू द विड्थ ऑफ द ग्रुप, ये बिल्कुल गलत है। बी इक्वल टू एन विथ रेस्पेक्ट टू विड्थ ऑफ द ग्रुप, बिल्कुल गलत है। फिर लिखा हुआ है डिक्रीजेज एट द विड्थ ऑफ ग्रुप इंक्रीज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इंक्रीजेज एट द विड्थ ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेज, देखिए हम यहाँ पे क्या है हमारा एस जी है, एस जी हमारा बढ़ेगा तो बी भी हमारा बढ़ेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 235, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 कंटेनिंग टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशन ऑफ डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाउंडेशन सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है, डैम्प सर्कुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लॉगरिदम डिक्रीमेंट दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में हमारा फॉर्मूला दिया गया है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि फॉर्मूला हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हमारी फॉर्मूला हो जाती है 2/2√km। क्रिटिकल डैम्पिंग हमारा क्या होता है 2/√km, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। अब देखिए 2/√km कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 2/√km, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग का हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है हमारा डैम्प सर्कुलर फ्रिक्वेंसी। अब डैम्प सर्कुलर फ्रिक्वेंसी की हमारी वैल्यू क्या हो जाती है WV/1 - d²। तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पे है, तो ये हमारा 5वां में है। फिर हमारा लॉगरिदम डिक्रीमेंट है। जब भी लॉगरिदम डिक्रीमेंट आपको पूछा जाएगा तो हमारा जो रहेगा हमारा डाउनवर्ड साइड में हमारा √1 - d² होगा और ऊपर में हमारा 2πd रहेगा, मतलब हमारा पहला हो जाएगा। तो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट के लिए 4 था, डैम्पिंग के लिए 5 था और लॉगरिदम के लिए 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 451 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 351, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 362, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 451, हमने देखा क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का हमारा 2/√km होता है। 5 का हमारा WV=1 - d² होता है। फिर तीसरा हमारा 2πd √1 - d² रहेगा। तो ये सब जस्ट फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। ये सब डेरिवेशन से आता है, तो आप लोग याद कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ भी आपको लिस्ट 1 दिया गया है एंड लिस्ट 2 दिया गया है और आपको बोला है करेक्ट मैच करने के लिए। तो लिस्ट 1 में हमको सब टेस्ट दिया हुआ है और लिस्ट 2 में कौन से सॉइल के लिए एप्लीकेबल ये दिया गया है। तो पहला दिया वेन शियर टेस्ट, तो हमको पता है वेन शियर टेस्ट किसके लिए होता है, तो क्ले के लिए होता है। अब ढूंढिए यहाँ पे क्ले कहाँ पे है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं तीसरे में हमारा क्ले है, मतलब वेन शियर टेस्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब हमको पता है एसपीटी हम लोग कौन से सॉइल के लिए निकालते हैं, तो सैंड के लिए निकालते हैं। तो सैंड मतलब कोहेजनलेस सॉइल होता है। अब चलिए ढूंढते हैं हमारा कहाँ पे सैंड है। तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 4th में सैंडी डिपॉजिट है, मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए हो जाएगा 4 नंबर के लिए हो जाएगा। फिर होता है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब SCPT। अब हमको पता है SCPT से हम लोग एंड बियरिंग फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं और स्किन फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारा प्रेशर मीटर टेस्ट वो किसके लिए बचा हमारा इन सीटू स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको पता होना चाहिए प्रेशर मीटर टेस्ट हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो इन साइट पे परफॉर्म करते हैं, मतलब ये क्या है हमारा इन सीटू टेस्ट है। तो इसका हमारा मैच द फॉलोइंग का आंसर क्या हो जाएगा 3412। चलिए ढूंढते हैं हमारा 3412 कहाँ है। पहला दिया 4213, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 3412, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 237, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। पहला दिया है हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन लीड्स टू स्ट्रक्चरल डैमेज टू द सुपर स्ट्रक्चर। फिर दूसरा दिया हुआ है इन कोहेसिव सॉइल मेजर कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट इज ड्यू टू कंसोलिडेशन। और तीसरा दिया हुआ है लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। आउट ऑफ दिस फाउंडेशन A 1 and 2 are correct, B 1 and 3 are correct, C 2 and 3 are correct और D 1 2 and 3 are correct। अब देखिए हमको पता है डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब क्या, सेटलमेंट हमारा अलग जगह पे रहे, अलग अलग सेटलमेंट होगा, मतलब इक्वली नहीं होगा, अनइक्वली होगा। अब हमको पता है डिफरेंशियल सेटलमेंट हमारा क्या डैमेज करता है, तो वो डैमेज करता है सुपर स्ट्रक्चर को। ये सबसे खतरनाक हमारा सेटलमेंट होता है, ये हम लोग भी जाने थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इज करेक्ट।
फिर दूसरा दिया इन नॉन कोहेसिव सॉइल। नॉन कोहेसिव सॉइल मतलब क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है सैंड की बात कर रहा है। अब सैंड की बात कर रहा है, उसमें बोलता है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट इज ड्यू टू कंसोलिडेशन। ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है, क्योंकि सैंड में तो हमारा पानी पास हो जाता है तो ऑलरेडी कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा मेजर सेटलमेंट कंसोलिडेशन के कारण नहीं होता है। अगर यहाँ पे नॉन कोहेसिव की जगह क्ले लिखा रहता तो हम बोल सकते थे क्ले का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, तो कंसोलिडेशन के कारण होता है। लेकिन सैंड का हमारा कंसोलिडेशन इमीडिएट सेटलमेंट से होता है, मतलब सेटलमेंट से होता है, कंसोलिडेशन से नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट देगा क्ले दिया रहेगा तो क्ले हमारा जो होता है सेटलमेंट वो हमारा कंसोलिडेशन से होता है, लेकिन सैंड के लिए कंसोलिडेशन से नहीं होता है। तो 2 हमारा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है लोअरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल कंट्रीब्यूट्स द सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। अगर वाटर टेबल हमारा लोअरिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन होगा। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब 1 and 3 आर करेक्ट। तो चलिए ढूंढते हैं। पहला दिया 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1 and 3 आर करेक्ट, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। देखिए कभी कभी वो लोग चालाकी करते हैं, कोहेसिव नॉन कोहेसिव के जगह वो क्ले लिख देंगे, तो क्ले हो सकता है हमारा मेजर कंपोनेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू कंसोलिडेशन। तो ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 238, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल टेस्ट। 1 दिया हुआ है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, दूसरा दिया है कंसोलिडेशन, तीसरा दिया हुआ है अनकन्फाइंड कंप्रेशन। अब दी सॉइल टेस्ट रिक्वायर्ड टू बी डन इन द केस ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल। अब आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो तीनों टेस्ट हैं हमारा वो कौन से सैंपल से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो हमको पता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो हम लोग कौन से टेस्ट के लिए करते हैं, तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये किस में आता है, तो ये हमारा अनडिस्टर्ब सॉइल में आता है। दूसरा दिया हुआ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी हमारा किस में आता है, तो अनडिस्टर्ब सॉइल में ही आता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन, अनकन्फाइंड कंप्रेशन भी किस में आता है, तो अनडिस्टर्ब में ही आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 आर करेक्ट। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन दिया 1 and 2 and 3 आर करेक्ट, तो ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक में आपको CBR बताया गया है डिस्टर्ब सैंपल के लिए, तो वो गलत है, हमेशा याद रखिएगा। CBR भी हम लोग टेस्ट करते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए, याद रखिएगा, उसमें हम लोग अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल लेते हैं, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उड़ीसा का ले लें या कलकत्ता का ले लें या झारखंड का ले लें या गुजरात का ले लें, बिहार का ले लें, ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 239, बोरिंग मेथड इज टू बी चूजन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टाटा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में बोरिंग का मेथड दिया गया है और लिस्ट 2 में हमारा उसका डेफिनेशन दिया गया है। तो अब देखिए लिस्ट 1 में दिया हुआ है अगर बोरिंग। अगर बोरिंग हमारा सभी टाइप के सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, सैलो डेप्थ के लिए होता है, लेकिन रॉक के लिए नहीं होता है। तो चलिए ढूंढते हैं। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स एक्सेप्ट इन स्टोनी एंड पोरस सॉइल एंड फिदर रॉक, मतलब अगर बोरिंग का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारा वॉश बोरिंग। तो वॉश बोरिंग में हम लोग किसके लिए करते हैं, सभी टाइप के सॉइल के लिए करते, रॉक के लिए भी करते, लेकिन हमारा डिफिकल्टी इन लूज सैंड एंड स्टिकी क्ले, मतलब जो चिपकता हुआ क्ले रहता है उसमें हम लोग वॉश बोरिंग नहीं करते हैं। मतलब ये हमारा किस में हो जाएगा, 4 नंबर पे हो जाएगा। अब दिया हुआ है परक्यूशन ड्रिलिंग। अब परक्यूशन ड्रिलिंग हमारा किसके लिए होता है, जो भी हार्ड सॉइल होते हैं जैसे रॉक ये सब की बात करेंगे तो वहाँ पे परक्यूशन ड्रिलिंग होता है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हमारा चौथा दिया हुआ है रोटरी ड्रिलिंग। रोटरी ड्रिलिंग हमारा किसके लिए होता है, पार्सली सैचुरेटेड सैंड के लिए करते हैं और सिल्ट ऑफ मीडियम टू स्टिफ कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं, मतलब डी का क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 3 1 ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया 1 4 3 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 2 4 3 1 बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा आपको याद रखिएगा अगर बोरिंग हमारा सैलो डेप्थ के लिए करते हैं और ये स्टोन पोरस सॉइल फिजर रॉक के लिए हम लोग नहीं करते हैं। वॉश बोरिंग हम लोग सभी टाइप के सॉइल के लिए कर सकते हैं, सॉइल के लिए भी कर सकते हैं, रॉक के लिए भी कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट इन लूज सैंड एंड सॉफ्ट स्टिकी क्ले। क्वेश्चन नंबर 240, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्ले विच एग्जिबिट हाइयर एक्टिविटी। 1 दिया हुआ कंटेंट मोन्ट्रोमोलाइट, दूसरा दिया हुआ कंटेंट केलोनाइट, तीसरा दिया हुआ हैविंग हाई सिल्ट कंटेंट,
चौथा दिया है हैव ए हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और पांचवा दिया है हैव ए लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको पूछा है क्ले का जिसका हाइयर एक्टिविटी रेशियो। अब हमने देखा था एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, तो एक्टिविटी रेशियो हमको पता है IP बाय परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन, यही हम लोग बोलते थे एक्टिविटी रेशियो। अब एक्टिविटी रेशियो हम लोग ज़्यादा बोलते थे, अगर एक्टिविटी रेशियो मतलब क्या, अगर हमारा 1.25 से ज़्यादा है तभी हम लोग बोलते थे हाईली एक्टिव है। अब हाईली एक्टिव हमारा कौन सा सॉइल होता है, तो वेरी छोटे वाले सॉइल होते हैं, मतलब हमारा क्ले के लिए होगा। अब क्ले में किस कारण से होगा, मतलब इसमें हमारा ज़्यादा मोन्टमोलाइट मिनरल्स होगा, मतलब मोन्टमोलाइट्स मिनरल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाईली एक्टिव सॉइल। और ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग बोलते हैं हाईली एक्टिव सॉइल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइयर एक्टिविटी, मतलब जब भी आपको बोला हाइयर एक्टिविटी तो आपको सब चीज़ हाइयर वाला ढूंढना, हाइयर वाला। अब हमको पता है अगर हाइयर एक्टिविटी है तो मोन्टमोलाइट मिनरल ज़्यादा होगा, मतलब ए वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब दिया हुआ क्लोनाइट, क्लोनाइट भी मिनरल्स है, जब भी क्लोनाइट पूछा जाएगा तो सबसे कम वाली बात करेंगे, मतलब लेस वाली बात करेंगे, तो ये तो होगा नहीं। फिर दिया हुआ हैविंग हाई सिल्ट कंटेंट, ये भी हमारा गलत है। अब हमारा दिया हैविंग हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा एक्टिविटी रेशियो है तो ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। फिर पांचवा दिया हैविंग लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये भी बिल्कुल गलत है, अगर हमारा ज़्यादा क्ले है तो मतलब ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा, मतलब 1 और 4 आर करेक्ट होगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। 1, 3, 5 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। दूसरा 2, 3, 5 बिल्कुल गलत है। 2 और 4 बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा ये चौथा दिया हुआ है 1 और 4 आर करेक्ट, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको हमेशा याद रखिएगा जब हाइयर एक्टिविटी है तो हाइयर लिक्विड लिमिट होगा, हाइयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, फिर हमारा मोन्टमोलाइट मिनरल्स होगा, और लिख सकता था ब्लैक कॉटन सॉइल भी लिख सकता था, फिर आपको हाइयर श्रिंकेज भी लिख सकता था, हाइयर स्वेलिंग भी लिख सकता था, सब चीज़ लिखेगा, सब चीज़ हाइयर वाले बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।